हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे ड्रॉ करेंगे और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में अर्ली इफेक्ट क्या कहलाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका जो बेसिक है वो डायोड है, यानी ट्रांजिस्टर हमारे डायोड के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो जो हमारे डायोड्स होते हैं वो हमारे सिंगल पोर्ट डिवाइस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो हमारे टू पोर्ट डिवाइस होते हैं। तो जो सिंगल पोर्ट डिवाइस होते हैं उनमें हमारे पास सिंपल एक VI कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ करंट दिया है, यहाँ वोल्टेज दिया है, आपको सिंपल एक VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। लेकिन जो हमारे पास टू पोर्ट डिवाइसेस होते हैं उसमें हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अलग होती हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम अलग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांजिस्टर कैसा है, आपका टू पोर्ट डिवाइस है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी। अब हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर कैसे बना है। जब हम दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमें एक ट्रांजिस्टर मिलता है। ये हमारा बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये हमारा एक डायोड हो गया NP, ये हमारा दूसरा डायोड हो गया PN। अब हमें मालूम है कि जब भी हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में वर्क करता है, ठीक है, तो एक्टिव मोड में हमारा जो फर्स्ट डायोड होता है ट्रांजिस्टर का, जिसको हम J1 जंक्शन भी कहते हैं, वो फॉरवर्ड बायस होगा। और जो दूसरा डायोड होता है ट्रांजिस्टर का, जिसे हम J2 जंक्शन कहते हैं, वो हमारा रिवर्स बायस हो। तो हम ट्रांजिस्टर के इस वाले डायोड से अपना इनपुट अप्लाई करते हैं और इस वाले डायोड से अपना आउटपुट मेजर करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से बनता है। ये हमारा बेस होगा, ये एमीटर और ये हमारा होगा कलेक्टर, ठीक है। इसमें ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा इनपुट सर्किट कहलाता है और ये हमारा आउटपुट सर्किट कहलाता है, जहां से हम आउटपुट मेजर करते हैं। जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम करता है तो हमारा इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस होगा और हमारा आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है जहां से हम इनपुट दे रहे हैं, इस इनपुट के लिए हमारे पास जो डायोड है वो NP डायोड है। हम इस डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें इनपुट करंट के बीच में। तो इनपुट करंट क्या है यहाँ पे IE, और इनपुट वोल्टेज क्या होगा इसके बीच में, तो इनपुट वोल्टेज होगा VBE। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा कर्व ड्रॉ होगा वो हमारा कहलाएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ पे X एक्सिस में वोल्टेज आ जाएगा VBE, जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, और Y एक्सिस में हमारा इनपुट करंट आ जाएगा जिसे हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। बाकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड की होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो एक PN जंक्शन डायोड से मिलकर बना है और एक्टिव मोड में ये वाला डायोड जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप की बनती है। अगर आपको PN जंक्शन डायोड मालूम होगा तो ये इसमें ये वोल्टेज हमारा कहलाता है 0.7 वोल्ट का कट इन वोल्टेज। ये डिपेंड करेगा कि ये 0.7 है कि 0.3। अगर 0.7 है तो मतलब हमारा डायोड है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से, और अगर इसकी वैल्यू 0.3 है तो ये जर्मेनियम से बना है, सेमीकंडक्टर से बना है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, यही हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी ट्रांजिस्टर की। अब इस ट्रांजिस्टर में अर्ली इफेक्ट क्या कहलाता है, ठीक है। तो अर्ली इफेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, अर्ली इफेक्ट एक साइंटिस्ट थे जेम्स M अर्ली, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम पे ये अर्ली इफेक्ट पड़ा। ये अर्ली इफेक्ट को हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेस की विड्थ जो है वो कम ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको अर्ली इफेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, जिसमें बेस रीजन हमारा बहुत थिन होता है।
एमीटर मॉडरेट होता है और कलेक्टर सबसे ज्यादा वाइड होता है। तो मान लीजिए ये हमारा एमीटर है, ये हमारा थिन बेस है और ये हमारा कलेक्टर रीजन है। और ये हमारा अगर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये एन होगा, ये बी एन होगा और ये पी होगा। तो ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। जब हम एक एन और पी को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होगा जिसे हम कहेंगे J1 जंक्शन, और जब हम इस P और N को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होगा जिसे हम कहेंगे J2 जंक्शन। अब मैंने आपको कहा कि हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह तब वर्क करता है जब वो एक्टिव मोड में वर्क करता है। और ट्रांजिस्टर कब एक्टिव मोड में वर्क करता है? जब उसका J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और J2 जंक्शन उसका रिवर्स बायस होता है। तो J1 जंक्शन को हमें क्या करना है? फॉरवर्ड बायस करना है और J2 जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। जब J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो उसके अक्रॉस जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा। लेकिन जब J2 जंक्शन आपका रिवर्स बायस होगा तो उसके अक्रॉस डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जो बेस होता है वो हमारा लाइटली डोप्ड होता है, तो हमें मालूम है कि लाइटली डोप्ड में डिप्लीशन रीजन ज्यादा पेनिट्रेट करता है, यानी ज्यादा इंक्रीज होगा। यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है वो एक्युमुलेट होंगे नियर द जंक्शन। और जो कलेक्टर है वो बेस के कंपैरिजन में ज्यादा हेवली डोप्ड है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ यहाँ पे कम होगी कलेक्टर के अक्रॉस, लेकिन बेस के अक्रॉस इसकी विड्थ ज्यादा होगी। ठीक है, और इस तरीके से बेस में नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे और कलेक्टर में कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे नियर द जंक्शन। अब मान लीजिए हमारे जो बेस है उसकी टोटल विड्थ है WB। ठीक है, अब आधे पार्ट में मान लीजिए हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई? ये वाली हमारी विड्थ हम मान लेते हैं, इसको हम कहेंगे W, डिप्लीशन रीजन की विड्थ, और ये हमारी मान लीजिए इफेक्टिव विड्थ हो गई जो बची है, WEF है। तो टोटल हमारी विड्थ कितनी हो गई बेस रीजन की? तो बेस की विड्थ हो गई, बेस विड्थ हो गई WB इक्वल टू WEFF, यानी इफेक्टिव विड्थ प्लस जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो। अब जैसे जैसे हम अपने J2 जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे, J2 जंक्शन को रिवर्स बायस करने का मतलब है कि हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं? हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे हमारा J2 जंक्शन रिवर्स बायस होता जाएगा, उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। हमारे डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी तो हमारी इफेक्टिव विड्थ जो है बेस की वो कम होती जाएगी। ये विड्थ तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाली विड्थ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये विड्थ इंक्रीज होगी, इफेक्टिव विड्थ जो है वो डिक्रीज होगी। अब हमें अगर इफेक्टिव विड्थ कितनी बची है वो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव विड्थ WB माइनस W, यानी आप जितना ज्यादा VCB को बढ़ाते जाओगे हमारी इफेक्टिव विड्थ कम होती जाएगी और हमारे डिप्लीशन रीजन की विड्थ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे ही ये इंक्रीज होगी W, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास एमीटर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस रीजन की ओर आएंगे और बहुत कम रिकम्बाइन होंगे और सारे के सारे कलेक्टर रीजन की ओर चले जाएंगे, जिसके कारण हमारा एमीटर करंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। W के इंक्रीज होने पे हमारा एमीटर करंट इंक्रीज होगा, तो जितना ज्यादा हम VCB को बढ़ाते जाएंगे हमारा जंक्शन उतना ही ज्यादा रिवर्स बायस होगा, हमारे डिप्लीशन रीजन की विड्थ उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी और हमारा एमीटर करंट उतना ही इंक्रीज होगा। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ हमने बनाया था IE और VBE के बीच में। अब पहले ग्राफ हमारा ये था, ये जो वोल्टेज है वो है हमारा VCB वोल्टेज। जब VCB वोल्टेज 5 वोल्ट है तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा है। जब हमने अपने VCB वोल्टेज को इंक्रीज किया, ठीक है, तो हमारा IE करंट इंक्रीज होगा। अब हमारा IE करंट कितना हो जाएगा? VCB को अगर आपने 7 वोल्ट कर दिया तो IE करंट थोड़ा इंक्रीज होगा। फिर आपने अपने VCB को और इंक्रीज कर दिया 10
कर दिया तो आई करंट और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने VCB को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा आई जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। यही कहलाता है अर्ली इफेक्ट। यानी इस डिप्लीशन रीजन के बढ़ने के कारण हमारे ये ग्राफ में ये इमीटर करंट में क्या इफेक्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं अर्ली इफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अब अपन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें ये मालूम है कि ये हमारा सर्किट है, ये हमारे सर्किट का एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, एरो देख के हम कह सकते हैं ये N है और ये P है। तो इस सर्किट में ये हमारा इनपुट पोर्ट है और ये हमारा आउटपुट पोर्ट है जहां से हम आउटपुट मेजर करते हैं। तो हमें मालूम है कि ये हमारा एक आउटपुट सर्किट है जिसमें हमारे पास ये एक आउटपुट डायोड लगा हुआ है। जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम कर रहा है तो हमारा ये वाला जो आउटपुट पोर्ट होगा, यानी ये वाला जो आउटपुट PN डायोड होगा, जंक्शन J2 होगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो इस आउटपुट सर्किट के लिए हमारा आउटपुट करंट कितना होगा? तो आउटपुट करंट होगा IC और इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना होगा? तो वो होगा VCB। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस और कलेक्टर टर्मिनल है तो आउटपुट वोल्टेज हो गया VCB। इन्हीं के बीच में हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना लें। ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा VCB जिसे हम वोल्ट में मेजर करेंगे। ये हमारा करंट हो जाएगा आउटपुट करंट IC जिसे हम मिली एम्पियर में मेजर करेंगे। अब हमें मालूम है कि आउटपुट करंट हम इक्वेशन निकाल चुके हैं कि IC इक्वल टू होता है अल्फा IE प्लस ICBO, जहां पे ICBO हमारा एक लीकेज करंट है। ठीक है, अगर हम इनपुट से कोई भी वोल्टेज ना दें या कोई भी करंट फ्लो ना करें, I इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, यहां से कोई भी करंट फ्लो ना करें तो हमें आउटपुट में कितना करंट मिलेगा? तो हमें अगर I इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमें IC कितना मिलेगा? ये वाला 0 हो जाएगा, हमें ICBO के बराबर मिलेगा, यानी एक लीकेज करंट के बराबर मिलेगा। तो अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। जब आपने इनपुट करंट 0 कर दिया तो भी आपको, अगर I को 0 कर दिया तो भी हमें एक थोड़ा सा लीकेज करंट मिल रहा है जिसको हम कहेंगे IC इक्वल टू ICBO के बराबर। ये लीकेज करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट के कारण। ठीक है, और ये जो रीजन कहलाता है उसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, ये कट ऑफ रीजन क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें हमने अपने इनपुट को 0 कर दिया। इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, तो यानी हमारा ये रीजन जो है वो कट ऑफ रीजन है। इसके बाद जैसे जैसे हम अपने IE की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे हमारा IC भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप IE की वैल्यू को इंक्रीज करिए तो धीरे धीरे आप IE की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे। हमने IE की वैल्यू को 1 किया। एक्चुअली अल्फा की वैल्यू हमारी वेरी करती है। अल्फा हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है जिसकी वैल्यू 0.95 से लेकर 0.98 तक वेरी करती है। ठीक है, अब अगर हमने IE की वैल्यू को 1 कर दिया तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ICBO। ठीक है, ये हमें IC मिलेगा करंट, तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा इससे। फिर हमने थोड़ा और IE की वैल्यू को इंक्रीज किया, 2 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी IC इक्वल टू 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ICBO। ऐसे करके हम निकालते जाएंगे। धीरे धीरे हम अल्फा IE की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा IC जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये सब मिली एम्पियर में है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाएगा और ये कर्व यहाँ से धीरे धीरे ज्वाइन भी होता जाएगा और ये वाला जो रीजन कहलाता है वो हमारा कहलाता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
तो इस तरीके से हम अपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को प्लॉट करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।